प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, मोस्ट वेलकम आपका फिर से 11वीं क्लास में। बच्चों, आज हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं 11वीं क्लास का सेकंड पार्ट। ठीक है। और सेकंड पार्ट में आपकी जो बच्चों यूनिट जाती है वो पहली यूनिट जाएगी आपके स्थूल द्रव्य के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोस्कोपिक मैटर। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो यूनिट आपकी है, ये यूनिट आपकी लगभग बच्चों 10 नंबर की आपके एग्जाम में आने वाली है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है। न्यू सिलेबस बच्चों आपको कौन सा वाला, जो आपका बच्चों इस साल के रखा गया 2023 और 24 के लिए बच्चों रखा गया है। सरकार ने इस बार आपका 30% जो सिलेबस रिड्यूस किया था आपसे पहले कोविड टाइम में बच्चों, वो ऐड कर दिया है। लेकिन उसको ऐड करने के साथ साथ कुछ चीजें परमानेंट आपकी हटा दी गई हैं। जैसे हम बच्चों आपको पढ़ाएंगे आगे तो बता देंगे आपको कौन कौन चीजें किस चैप्टर में से हटाई गई है। ठीक है। तो इस यूनिट के अंदर बच्चों आपके 3 चैप्टर आते हैं। ठीक है। ठोसों के यांत्रिक गुण, तरलों के यांत्रिक गुण और द्रव्य के तापीय गुण। ठीक है। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चों बात करते हैं, अब हम यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चों जो आपका ये चैप्टर जाता है, ये चैप्टर जाएगा बच्चों आपका नंबर 8, ये चैप्टर जाएगा बच्चों आपका चैप्टर नंबर 9 और ये जाएगा बच्चों आपका चैप्टर नंबर 10। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपके 3 चैप्टर जाएंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है। और वैसे हमारी इस यूनिट के अंदर बच्चों आपके 3 चैप्टर जाते हैं वाले। तो टोटल अगर हम देखें तो 10 नंबर के आपके आने वाले हैं के एग्जाम में। तो इस 10 नंबर को डिवाइड किया गया है बच्चों इन 3 चैप्टरों में। ठीक है। तो अगर बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको ओवरऑल, तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि जो आपका ये ठोसों के यांत्रिक गुण वाला चैप्टर होगा, इसमें से लगभग आपका 3 नंबर के अराउंड आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है। और जो तरलों के यांत्रिक गुण होगा इसमें से आपका लगभग 4 नंबर का आपका एग्जाम में जाएगा। और द्रव्य के तापीय गुण में से लगभग आपका बच्चों कितने नंबर का जाएगा, ये जाएगा लगभग आपका 3 नंबर का। तो देखिए 3 3 6 और 4 10। तो इस तरीके से बच्चों अगर आप देखें इसको तो आपका यहाँ पर कम से कम आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर आप तीनों चैप्टर पढ़ेंगे तब जाके आपके 10 नंबर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज आपका पहला चैप्टर ठोसों के यांत्रिक गुण। आइए बच्चों, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज हम अपना पहला चैप्टर। ये हमारा बच्चों आपके याद होना चाहिए कि ये जो हमारा जो चल रहा है आपका, या तो आप इसको कह सकते हैं बच्चों कि ये खंड ख होगा हमारा। ठीक है। या आप इसको कह सकते हैं ग्रुप बी कह सकते हैं। ठीक है। और बच्चों इस ग्रुप बी में कह दो या खंड क्या कह दो, ये भी 35 नंबर की यूनिट होती है हमारी। इस यूनिट के अंदर मतलब इस पार्ट के अंदर हमारे बच्चों 4 यूनिट होंगी। ठीक है। टोटल बच्चों हमारे इसके अंदर 7 चैप्टर होंगे। ठीक है। तो ये पहला चैप्टर होगा सेकंड पार्ट का। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो चैप्टर नंबर बच्चों आपका 8 जाता है। और आज का जो बच्चों लेक्चर जाएगा ये आपका इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है। ठोसों के यांत्रिक गुण। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब ठोसों के बच्चों यांत्रिक गुण के बारे में अगर बात करें तो उसका मतलब भूमिका क्या होती है हमारी, किस तरह के पार्टिकल्स होते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों की कुछ स्थूल हमारे पार्टिकल होते हैं कि जिन पर फोर्स हम अप्लाई करते हैं, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं विरूपक बल, है ना। कि वह बल जो किसी वस्तु की अवस्था या आकृति को बदल दे, ठीक है, या उसके आकार को परिवर्तित कर दे। ठीक है। जैसे हम नॉर्मली जानते हैं कि जो पार्टिकल्स आपके होते हैं उनके आकार और आकृति निश्चित होती है। ठीक है। तो मतलब देखिए बच्चों यहाँ पर स्थूल द्रव्य से तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से होता है जिनकी आकृति और आकार निश्चित होता है। सामान्यतः स्थूल वस्तुओं को दृढ़ पिंड कहा जाता है। ठीक है। दृढ़ पिंड कहा जाता है जिन पर बाह्य बल लगाने से कोई आकार में परिवर्तन आए। लेकिन देखिए बच्चों आगे, बाह्य बल के कारण इनके कणों के बीच में सापेक्षिक दूरियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वस्तु की आकृति एवं आकार वही रहता है। उदाहरण लकड़ी की मेज पर मेज की सतह पर बल लगाने पर सतह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। वास्तव में दृढ़ पिंड को भी तनिक या संपीड़ित और मंकित यानी कि स्ट्रेच किया जा सकता है। मतलब क्या है इसको, कि जो हमारे जितने भी ठोस पार्टिकल्स होते हैं उनको थोड़ा बहुत आप उसमें पूरी तरीके से, एक तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दृढ़ वस्तुएं आपकी नहीं होती है, उन पर बल लगाने से आप उसको चेंज कर सकते हैं। वैसे तो दृढ़ पिंड आपके बच्चों होते हैं कि जिन पर बाह्य बल लगाने से कोई उनके आकृति में आकार में परिवर्तन ना आए। ठीक है। तो उसके आधार पर बच्चों वस्तुओं को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, देखिए प्रत्यास्थ गुणों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारे कहने का कि जैसे नॉर्मली अगर हम किसी भी ठोस पदार्थ पे बल लगाते हैं तो बल लगाने से उसके जो आंतरिक कण होंगे एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापन नहीं होता है। लेकिन यदि विस्थापन होता है तो कौन सा बल काम कर रहा है वहां पे, तो बच्चों उस बल का नाम यहाँ पर रखा जाता है विरूपक बल। तो विरूपक बल बच्चों क्या होता है,
वह बल जो किसी वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है, और जैसे बच्चों बल को हटा लेते हैं वो फिर से वस्तु आपकी पहली जैसी आकार को प्राप्त कर लेती है। जैसे आपने देखा होगा जो आपकी रबड़ वाली गेंद आती है उसको जब प्रेस करते हैं तो वो दब जाती है ना। तो विरूपक बल के माध्यम से वो अपने आकार में परिवर्तन करवा लेती है, लेकिन जैसे बच्चों बल को हटाते हैं तो फिर से वो गेंद आपकी गोल हो जाती है। स्प्रिंग आपने देखी होगी, जैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं तो उसका आकार बढ़ जाता है, परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जैसे बल को हटा देते हैं फिर से वो स्प्रिंग आपकी पहले जैसी हो जाती है। तो ये जो होता है आपका बच्चों, ये गुण के कारण होता है। उस गुण को बच्चों यहाँ पे नाम दिया गया प्रत्यास्थता गुण, है ना। तो ये जो वस्तुएं हमारी होती हैं जो अपने आकार को पुनः प्राप्त कर लेती हैं बल के हटा लेने पर, ये प्रत्यास्थता का बच्चों गुण होता है। ठीक है, तो देखिए प्रत्यास्थ के गुणों के आधार पर वस्तुओं को अग्रभागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, पहला आपका जाता है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं। ऐसी वस्तु जो विरूपक बल आपको बच्चों समझाया मैंने कि विरूपक बल क्या होगा, वह बल जो किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर दे या करने का प्रयास करता है। ठीक है, उसको विरूपक बल कहते हैं। यहाँ पर विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती है। जैसे अभी आपको मैंने समझाया कि पूर्णतः प्राप्त कर लेती है कि रबड़ होगी, आपकी रबड़ वाली गेंद होगी, है ना, या स्प्रिंग होगी कि जब आप बल लगाते हैं तो वो चेंज हो जाएगा उसका आकार, जैसे बल हटाते हैं तो वो फिर से अपने पहले वाले आकार में बच्चों आ जाती है। ठीक है, पूर्ण प्रत्यास्थ कहलाती है। वास्तव में कोई भी वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं होती, परंतु सामान्य तौर पे फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, है ना, क्वार्ट्ज लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ बच्चों माने गए हैं। ठीक है, और दूसरा आपका जाता है बच्चों सुघट्टे या प्लास्टिक वस्तुएं। ऐसी वस्तु जो विरूपक बल के हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती हैं बल्कि स्थायी रूप से अपनी विरूपित अवस्था में ही रहती हैं, पूर्ण सुघट्टीय वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मोम, गीली मिट्टी, शीशा आदि इस श्रेणी में रखे गए हैं। आपने देखा होगा अगर आप मोम को भींच देते हैं, उसको प्रेस करते हैं, है ना, जैसे फोर्स लगाएंगे तो उसका आकार चेंज हो जाएगा, जैसे आप उसको हटाएंगे अपने फोर्स को तो वो फिर से उस आकार में नहीं आ पाती है। गीली मिट्टी से बना खिलौना कह दीजिए आप, जब उसको भींचेंगे तो वो बिछ जाएगा, यानी उसको कचुम्बर निकल जाएगा, फिर से जैसे आप अपने हाथ को हटाएंगे तो वो फिर से गुड्डा नहीं बन सकता। ठीक है, तो इस तरह के पदार्थ होते हैं जो अपने पर विरूपक बल के लगा लेने से अपने आकार में परिवर्तन बच्चों करवा लेते हैं, लेकिन बल के हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी वस्तु को बच्चों यहाँ पर कहा जाता है सुघट्टे या प्लास्टिक वस्तुएं। ठीक है, और दृढ़ वस्तुएं क्या होंगी बच्चों, नंबर 3 पे आपका दृढ़ वस्तुएं। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु के कणों की सापेक्ष स्थितियां अपरिवर्तित रहें, अर्थात वस्तु के आकार या आकृति में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसी वस्तु को बच्चों हम कहते हैं दृढ़ वस्तुएं, है ना, रिजिड बॉडी। यदि प्रकृति में कोई भी वस्तु पूर्णतः दृढ़ नहीं होती परंतु हीरे को पूर्ण दृढ़ रूप माना जाता है, इसी प्रकार दीवार मकान को भी पूर्ण दृढ़ वस्तु मानते हैं। ठीक है, तो दृढ़ वस्तु आपकी संज्ञा के बच्चों कि जो विरूपक बल के लगा लेने पर अपने आकार में परिवर्तन नहीं करवाती हैं, उनके आंतरिक कणों का एक दूसरे के सापेक्ष बच्चों को विस्थापन नहीं हो पाता है, ऐसी वस्तु को बच्चों मान के चलते हैं दृढ़ वस्तुएं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद समझ में आ गया होगा प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुएं हमारी बच्चों 3 प्रकार की यहाँ पर हो गई हैं। तो प्रत्यास्थता क्या है, प्रत्यास्थता किसी भी वस्तु का वह गुण होगा जिस गुण के कारण वह वस्तु अपने ऊपर लगाए गए विरूपक बल से अपने आकार में परिवर्तन करवा लेती है, और जैसे ही विरूपक बल बच्चों आपका हट जाता है वो फिर से अपनी पूर्व अवस्था को बच्चों प्राप्त कर लेती है। ये विरूप जो प्रत्यास्थता गुण होता है ये इस गुण के कारण होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया आपके। चलिए, अगर यहाँ पे वाली बात आपके क्लियर है तो आगे चल लेते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा, जैसे भी आपको समझाया बच्चों की प्रत्यास्थता क्या है, प्रत्यास्थता किसी भी वस्तु या किसी पदार्थ का एक गुण होता है जिस गुण के कारण वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है विरूपक बल के हटा लेने पर। लेकिन ये भी बच्चों एक सीमा तक ही होता है, एक लिमिटेशन तक होता है, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, प्रत्यास्थता की सीमा। कि अगर आप मान लो स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उसकी एक लिमिट होती है। ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास में ये कोई स्प्रिंग है ना, ये कोई स्प्रिंग है। ठीक है, आपने यहाँ पे एक बार टांग दिया, यहाँ पे मान लो आपने 2 किलो का वजन का एक बार टांग दिया है, तो उसकी जो स्ट्रेच लंबाई होगी बच्चों वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज हो जाती है ना। और जैसे ही आप इस 2 किलो के बाट को हटा लेते हैं तो फिर से बच्चों ये अपनी पूर्व अवस्था यानी कि यहां पर ये आ जाता है। लेकिन अगर बच्चों हम यहां पर बात करते हैं कि अगर आपने इसको
खींच के बिल्कुल सीधा तार बना दिया, मतलब आपने इसको इस तरीके से खींच दिया है ना, और आपने मान लो इस पर आपने वजन टांग दिया 10 किलोग्राम का, ठीक है, 10 किलोग्राम का वजन टांग दिया, और ये खींच का इसके लिए बिल्कुल एक सीधा तार बन जाता है। तो जब आप इसको हटाएंगे ना बच्चों, तो फिर से अपनी स्प्रिंग को नहीं बना सकता, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपके बात समझ में आ गई होगी। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यदि प्रत्यास्थता का जो गुण होता है वो भी एक लिमिटेशन तक ही होता है, अगर आपने वो लिमिट क्रॉस कर दी तो फिर वो वस्तु विरूपक बल के हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त बच्चों नहीं कर पाती है। स्प्रिंग को जितना ज्यादा आप खींचते चले जाएंगे, मान लो स्प्रिंग यहाँ तक स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, मान लो कोई स्प्रिंग की लेंथ यहाँ तक है बच्चों, ठीक है, ये लंबाई है मान लो स्प्रिंग की, आपने इस स्प्रिंग को खींच के यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है, जैसे आपने इसको खींचा और जब इसको ड्रॉप करेंगे तो ये फिर से अपनी पहली अवस्था को आ जाएगी। लेकिन अगर आपने बच्चों उसको खींच कर इस तरीके से एक तार बना दिया तो फिर से बच्चों स्प्रिंग नहीं बन पाएगी, फिर से अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त बच्चों ये नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर कहते हैं कि यदि आपने विरूपक बल के मान को ज्यादा बढ़ा दिया तो वस्तु के अंदर प्रत्यास्थता गुण समाप्त हो जाता है। तो अतः प्रत्यास्थ सीमा क्या है बच्चों, कि विरूपक बल का वह अधिकतम मान या उस अधिकतम मान के लिए जिसके अंतर्गत किसी वस्तु में प्रत्यास्थता गुण विद्यमान रहे उसे कहते हैं बच्चों प्रत्यास्थता की सीमा, ठीक है। तो ध्यान देंगे बच्चों यहां पर देखिए, इस प्रकार विरूपक बल के उस अधिकतम मान जिसके अंतर्गत पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा को व्यक्त करता है। बात समझ में आ गई बच्चों आपके? तो ठीक है बच्चों, अब आगे चल लेते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों, देखिए प्रतिबल और विकृति के बारे में देखेंगे। तो प्रतिबल बच्चों क्या होता है आपका, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाकर उसकी आकृति या आकार में बच्चों परिवर्तन करते हैं तो प्रत्येक काट यानी कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है पर बाह्य बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में आंतरिक प्रतिक्रिया बल, जिसको प्रत्यानयन बल भी बच्चों कहते हैं, कार्य करने लगता है, जो वस्तु को पूर्व अवस्था में यानी कि पहली अवस्था में लाने का प्रयत्न यानी प्रयास करता है। यह लगाए गए विरूपक बल को संतुलित कर लेता है, जिस कारण वस्तु और अधिक विरूपित नहीं हो पाती, यानी कि और अधिक उसमें परिवर्तन नहीं आ पाता है, ठीक है। इस स्थिति में सामान्य अवस्था में कहलाती है, इस स्थिति में वस्तु सामान्य अवस्था में बच्चों कहलाती है। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य अवस्था में वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रतिनयन बल को ही बच्चों प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिबल एक तरीके से हम यहाँ पर अगर देखते हैं बच्चों तो आपका निकल के आ जाता है प्रतिबल, आपका जो आएगा निकल के, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं प्रत्यानयन बल कहते हैं, बटे में आपका आ जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। एक तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाता है बच्चों F/A, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहां पर मैंने लिखा है कि माना किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बच्चों कितना है आपका A है, एरिया, और बाह्य बल आपने कितना लगाया बच्चों, आपने F लगा दिया है, ठीक है, जिसके कारण वस्तु विरूपित हो जाती है। यदि सामान्य अवस्था में वस्तु में उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल F' हो तो F' की वैल्यू यहां पर रखी जाएगी बच्चों, और F' जैसे भी आपको बताया कि सामान्य अवस्था में आंतरिक प्रतिक्रिया बल और बाह्य बल दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको जो आपने F लगाया था उसको हम उसकी जगह बच्चों में F रख सकते हैं यहाँ पे। तो आपका जो आ जाएगा यहाँ पे प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिक्रिया बल अपॉन में क्षेत्रफल आ जाएगा। आंतरिक प्रतिक्रिया बल भी क्षेत्रफल A पर ही कार्य करता है, चूंकि सामान्य अवस्था में जैसे अभी बताया बच्चों आंतरिक प्रतिक्रिया बल विरूपक बल यानी कि जो बाह्य बल आपने लगाया उसके बराबर होता है। तो इस तरीके से बच्चों आपकी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाती है, इस तरीके से बच्चों आपकी वैल्यू निकल के जाती है प्रतिबल बराबर विरूपक बल अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है। अब बच्चों यहां से अगर मात्रक देखते हैं तो बल का मात्रक हमारा जानते हैं कि न्यूटन होता है, बटे में A का मात्रक होता है बच्चों मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रतिबल का ऐसा मात्रक बच्चों क्या होता है, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो इसके विमा सूत्र क्या बनेगा, हम जानते हैं कि बल की विमा होती है mL/t-2, ठीक है, और मीटर की जाएगी मीटर स्क्वायर की जाएगी बच्चों L2, चूंकि क्षेत्रफल है। तो जब ऊपर जाकर क्या बन जाएगा आपका बच्चों mL-1t-k2, ये बच्चों उसकी विमा निकल के जाती है। देखिए आप बच्चों देखिए यहाँ पर बच्चों आपकी ये वाली विमा की निकल के ये वाली आ जाती है, ठीक है। कभी कभी प्रतिबल को पास्कल में व्यक्त कर लिया जाता है, चूंकि ये आपके बच्चों याद आ रहा होगा फॉर्मूला दाब का बनता है, चूंकि दाब बराबर बच्चों आपने ये पढ़ा होगा F/A, ठीक है। तो दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है, इसलिए
यहाँ पर प्रतिबल के मात्रा को कभी कभी बच्चों आप पास्कल से भी रिप्रेजेंट यहाँ पर कर सकते हैं। न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर चूंकि बल का दाब का मात्रक होता है, ठीक है, दाब का भी मात्रक होता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब आगे चल लेते हैं। अब जैसे आपने देखा प्रतिबल, तो प्रतिबल को बच्चों यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो प्रतिबल को अलग अलग श्रेणी में डिवाइड किया गया है। जैसे जैसे हम उस पर बल लगाते हैं, जैसे उसमें आकार में परिवर्तन होता है बच्चों बल के लगाने से। देखिए प्रतिबल के प्रकार, वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु पर बाह्य बल किस प्रकार लगाया गया है। इस आधार पर प्रतिबल निम्न श्रेणी में बच्चों डिवाइड किया गया है, इसको विभक्त किया गया है। नंबर 1 अभिलंब प्रतिबल, है ना, अभिलंब यानी कि जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा आपका। जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के अभिलंबित विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अभिलंबवत अभिलंबित प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। अभिलंबित प्रतिबल वस्तु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर निम्न 2 प्रकार का बच्चों आपका होता है, ठीक है। देखिए कौन कौन से प्रकार का होता है बच्चों। नंबर 1 में आपका डाला गया बच्चों यहाँ पे आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल को बच्चों 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। देखिए यदि किसी वस्तु पर कार्यरत विरूपक बल के कारण केवल उसकी लंबाई में परिवर्तन हो, केवल लंबाई में, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन हो, तब उसके प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को बच्चों क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। वस्तु की लंबाई में होने वाली वृद्धि अथवा कमी के आधार पर प्रतिबल 2 प्रकार के बच्चों यहां पर आपके होते हैं। नंबर 1 आपका यहां पर है तनन प्रतिबल, ठीक है, तनन प्रतिबल कि आप ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में ये कोई वायर है, वायर बच्चों अभी रुकिए 1 मिनट, हम इसी को देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो आपके पास में बच्चों ये वाली वायर कोई है, ठीक है। अब इस वायर में हम यहाँ पर इस तरीके से बच्चों मान के चल लेते हैं कि हमारे पास मान लो ये कोई वायर है, ठीक है। तो इस वायर के बच्चों आप जानते होंगे कि कोई लेंथ रही होगी, है ना, इस वायर की कोई यहाँ पे लेंथ रही होगी, ठीक है। अब इस वायर की अगर कोई लेंथ है यहाँ पे, जैसे मान लो कि इस वायर की लेंथ L है, और जैसे आप इसे फोर्स अप्लाई करते हैं, आपने अगर इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये वाली डिस्टेंस बच्चों आपकी इतनी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इतनी डिस्टेंस आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो लंबाई में बच्चों परिवर्तन आया डेल्टा L, इसको अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं तो ये लंबाई में बच्चों आपकी वृद्धि हो जाएगी। लेकिन लगेगा तो फोर्स है ना, कि अनुप्रस्थ काट का एरिया कितना होगा आपका, A होगा। इस तरीके से यदि विरूपक बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है अथवा लगाए गए बल की दिशा में, देखिए बल जैसे आपका इस तरीके से लग रहा है, बल की दिशा में बच्चों विस्तार होता है, तो वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को तनन प्रतिबल कहते हैं, ठीक है, तनन प्रतिबल कहते हैं। यदि लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो इस पर जो बच्चों कार्य करेगा आपका तनन प्रतिबल, तो आप बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी F/A प्रतिबल होगा, तनन प्रतिबल, ठीक है। चलिए बच्चों अब आगे चल लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं बच्चों, दूसरा आपका संपीड़न प्रतिबल। संपीड़न का प्रतिबल का मतलब होगा कि यदि आप बल लगाएं और बल लगाने से उसकी लंबाई बच्चों घटती है, ठीक है। यदि विरूपक बल के लगाने पर वस्तु की लंबाई में कमी होती है, अर्थात वस्तु संपीड़ित होती है ना, तो उसके प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर आंतरिक प्रतिक्रिया बल संपीड़न प्रतिबल बच्चों कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास में एक लेंथ रही होगी यहाँ पे, और आपने फोर्स को लगा दिया है, ठीक है, दबा रहे हैं,
तो उसकी बच्चों आप देख पा रहे होंगे ये वाली लेंथ आपकी डेल्टा एल कम हो रही है, ठीक है। तो डेल्टा एल जब लंबाई कम होती है तो प्रतिबल तो आपका इतना ही होगा, लेकिन इस बच्चों नाम रखा जाएगा संपीड़न प्रतिबल F/A, ठीक है। और मात्रक इसका बच्चों जाएगा न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है। मात्रक बच्चों इसका वही जाएगा, ठीक है। और नंबर 2 देखेंगे बच्चों आपका यहाँ पर ही क्या है, नंबर 2 आयतन प्रतिबल। आयतन प्रतिबल क्या है, यदि किसी वस्तु की सतह के प्रत्येक बिंदु पर देखिए ना परपेंडिकुलर आपको जो जा रहा होगा, प्रत्येक बिंदु पर कार्यरत लंबवत विरूपक बल के कारण वस्तु की ज्यामितीय आकृति अपरिवर्तित रहे और केवल उसके आयतन में ज्यामितीय आकृति यानी कि अगर पहले गोला था तो बाद में भी वो बच्चों गोला ही रहना चाहिए, है ना। उसके आयतन में परिवर्तन हो तो वस्तु के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल क्या कहलाता है बच्चों, आयतन प्रतिबल कहलाता है। सामान्य अवस्था में ऐसी स्थिति तब प्राप्त होती है जब किसी गोले को द्रव में उच्च दाब स्थिति में ले जाते हैं। इस स्थिति में प्रतिबल लगने वाले दाब P के बच्चों बराबर हो जाता है, ठीक है। P आप जानते हैं बच्चों, P क्या था आपका, P बराबर आपका था आपको यहाँ पर F/A, ठीक है। बातें समझ में आ रही है बच्चों। चलिए अगर यहां तक क्लियर है तो आगे चल लेते हैं। अब देखिए नंबर 2 क्या है आपका बच्चों, स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल। स्पर्श रेखीय यानी कि स्पर्श रेखीय वो होगा बच्चों कि यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उसकी आकृति ना बदले, केवल उसका आकार, है ना, मतलब जिस जगह उसकी स्पर्श रेखी ज्यामिति चेंज हो जाए, ठीक है। यानी कि नीचे अगर उसका आयतन देखते हैं तो आयतन तो उतना ही रहेगा, ठीक है, केवल उसका जो आकृति होगी, जो शेप होगी बच्चों वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देखें बच्चों यहाँ पे जब किसी वस्तु की सतह पर स्पर्श रेखीय बल लगाया जाता है तब वस्तु की आकृति परिवर्तित हो जाती है। तब वस्तु की आकृति परिवर्तित हो जाती है जबकि उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है। इस स्थिति में वस्तु के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को बच्चों क्या कहते हैं, स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसे आपके पास में एक क्यूब कह दीजिए, यहाँ पे जैसे आपने निचली सतह को स्थिर मान लिया, ऊपरी सतह पे बल लगाया तो ऊपर की सतह बच्चों यहां से हल्की सी विस्थापित हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक एंगल जनरेट होगा जिसको आप देख पा रहे हो यहाँ पे बच्चों, थीटा एंगल जनरेट यहाँ पर आपको हो रहा है। तो आयतन नहीं बदलेगा क्योंकि जितना हिस्सा यहाँ से कम होगा उतना हिस्सा आगे बच्चों बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी आकृति बदल जाएगी, ठीक है। तो अपरूपण प्रतिबल बच्चों कितना आपका जाएगा, यहाँ से अपरूपण प्रतिबल होगा आपका F/A, ठीक है। या इसको बच्चों यहाँ पर क्या देते हैं आप, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, ठीक है। स्पर्श रेखीय प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल इसको कहते हैं। मात्रक बच्चों आपका वही रहेगा। चलिए अब बच्चों विकृति के बारे में बात करते हैं। अगर हम तो विकृति कैसे होती है, विकृति का मतलब होता है कि जब आप किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में कह दो या उसके आकार में कह दो जो परिवर्तन होता है, और पहले वाला आकार या लंबाई जो भी रही होगी दोनों का जो अनुपात होता है बच्चों उसी को यहाँ पर कहते हैं विकृति, ठीक है। विकृति भी परिवर्तन के अकॉर्डिंग 2-3 तरह की आपके यहाँ पर बताई गई, 3 तरह की आपके यहाँ विकृति होती है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेन, जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो उसके आकार अथवा स्वरूप अथवा दोनों में परिवर्तन हो जाता है, तब यह कहा जाता है कि वस्तु विकृत हो गई है। ऐसी स्थिति में वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को बच्चों विकृति कहते हैं। विकृति क्या है, एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, आपको ये याद रखना है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है और यह एक विमाहीन राशि होती है, यानी कि इसका कोई बच्चों विमा भी नहीं होती, ठीक है। विकृति को निम्न 3 प्रकार की होती है बच्चों। नंबर 1 आपका जाता है यहाँ पे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति यानी कि जब लंबाई में परिवर्तन होगा तो उस केस में देखिए, मान लिया अगर आपके पास में यहाँ पर कोई वायर है, इस वायर की लेंथ अगर आपके पास में L है और आपने इस पर कोई हुक या कोई भार आपने लटका दिया इस पे, जिसकी वजह से भार mg लटका दिया तो उस पर फोर्स जनरेट होगा, और फोर्स जनरेट हो जाने से बच्चों यहाँ पर आप ये कह दीजिए कि जो लेंथ आपकी ये वाली है, ये वाली लेंथ आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर ये वाली लेंथ आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो लंबाई में परिवर्तन कितना है, डेल्टा एल आया। लंबाई में बच्चों परिवर्तन कितना है, डेल्टा एल आया। पहले लंबाई कितनी थी बच्चों आपकी एल थी,
तो ये जो विकृति आपके निकल कर आती है ये इसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य विकृति। ठीक है, यदि विरूपक बल वस्तु की केवल लंबाई में परिवर्तन करता है तो वस्तु में उत्पन्न विकृति अनुदैर्घ्य विकृति बच्चों कहलाती है। ठीक है, आयतन विकृति केवल जब बच्चों आयतन में परिवर्तन आता हो। ठीक है, यदि विरूपक बल वस्तु के केवल आयतन में परिवर्तन करता है तो वस्तु में उत्पन्न विकृति आयतन विकृति बच्चों कहलाती है। किसी वस्तु के प्रत्येक सतह के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत समान बल F कार्य करता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे आयतन विकृति में बच्चों क्या आएगा आपका, आयतन में होने वाला परिवर्तन, आयतन में होने वाला परिवर्तन बटे प्रारंभिक आपका आयतन आ जाएगा। ठीक है, कि पहले आयतन कितना था बल के लगाने से, बाद में आयतन कितना हो गया, तो आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे। अब देखिए बच्चों अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति यानी कि जब आपका आयतन ना बदले बस आकृति बदल जाए तो उस केस में जो यहाँ पे विकृति उत्पन्न होती है, जैसे यहाँ पे विकृति बच्चों ये वाली जा रही है वाली थीटा है ना, इस विकृति को यहाँ पे या कोणीय विकृति इसको कहते हैं। ठीक है, या कोणीय विस्थापन कह देते हैं इसको। यदि किसी वस्तु के एक पृष्ठ को स्थिर यानी कि नीचे वाले पृष्ठ को बच्चों स्थिर रख दिया, यहाँ पे स्थिर रखकर इसके विपरीत पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के निर्दिष्ट बाहरी बल इस प्रकार लगाते हैं, यानी कि बाहर की तरफ बल आपने ऐसे लगा दिया है। ठीक है, बल इस प्रकार लगाते हैं कि वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है और ना ही वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है, परंतु उसकी आकृति बदल जाती है। दो समांतर पृष्ठों के बीच उत्पन्न कोणीय विस्थापन को ही बच्चों अपरूपण विकृति कहते हैं। यानी कि जो यहाँ विकृति उत्पन्न हुई है वो थीटा की उत्पन्न हुई है। ठीक है, और थीटा बराबर आप देखें बच्चों है ना, तो चूंकि विकृति बहुत कम उत्पन्न होती है यहाँ पे, तो आपको यहाँ देख सकते हैं कि दो विपरीत पृष्ठों का आपेक्षिक विस्थापन बटे पृष्ठों के बीच की दूरी, आपेक्षिक विस्थापन बच्चों आपका यहाँ पर x हो जाता है वाला। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो विस्थापन आपका जा रहा है x आ रहा है, और पृष्ठों के बीच की जो दूरी होगी बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक की वो आपकी यल डिस्टेंस l हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से x/l आपकी विकृति आ जाती है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो अपरूपण विकृति जो आपकी जा रही है बच्चों यहाँ पे वो थीटा जा रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों हुक का नियम, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में मोस्टली आता ही आता है, तो उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। हुक का नियम 1 नंबर के लिए कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत लघु विकृतियों के लिए क्या दो, या प्रत्यास्थता की सीमा के बच्चों अंतर्गत क्या तो किसी पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमणपाती होता है। तो आपको इसे याद रखना है बच्चों, हुक के नियम में, हुक के नियम बच्चों आपको याद रखना है, प्रतिबल अनुक्रमणपाती होता है बच्चों विकृति के, और विकृति को यहाँ पे हटाने के लिए कांस्टेंट डालते हैं बच्चों ई, एक नियतांक होता है, इस नियतांक को बच्चों कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट है, तो आपको बस इतना याद रखना। अगर हुक का नियम आता है, हुक के नियम को अगर बच्चों आपके याद नहीं रहते तो केवल अगर आप इतना लिख कर आएंगे ना प्रतिबल अनुक्रमणपाती विकृति, तो आपको तब भी बच्चों नंबर पूरे मिल जाएंगे। आपको वैसे तो याद रखना है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के बच्चों अनुक्रमणपाती होता है। ठीक है, आपको इतनी बात बच्चों याद रखनी है। विभिन्न प्रकार के प्रत्यास्थ गुणांक, किसी पदार्थ पर जो हम बल लगाते हैं बच्चों उसमें जो विकृति उत्पन्न होती है उसके आधार पर आपके ये 3 प्रकार के बच्चों यहाँ पे बताए गए हैं। यंग प्रत्यास्थ गुणांक या यंग गुणांक, नंबर 2 आपका आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। ठीक है, तीसरा आपका बच्चों यहाँ पे दृढ़ता गुणांक कह दो या अपरूपण गुणांक कह दो, इसको ईटा से दिखाते हैं, और प्रत्यास्थ गुणांक को बच्चों यहाँ पे कभी बी से भी दिखाते हैं कुछ किताबों में इसको, है ना, और ये आप इसको यहाँ पे के से दिखा सकते हैं जैसा आपका मन करे बच्चों। ठीक है, और ये ईटा से दिखाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान देंगे बच्चों, पहला आपका जाता है यहाँ पे यंग प्रत्यास्थ गुणांक या यंग गुणांक। अब प्रत्यास्थ गुणांक यंग गुणांक क्या होगा बच्चों, कि जब आप लंबाई में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, माना हमारे पास में बच्चों वायर है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि ये वायर है, इस वायर की खुद की अपनी एक लेंथ होगी। ठीक है, इस वायर की खुद की अपनी लेंथ है यहाँ पर ये वाली एल, आपने इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, नीचे की तरफ, तो इसके जो वायर के आंतरिक जो कण होंगे वो भी इस बल पर उतना ही बल लगाते हैं जिससे कि इसका परिवर्तन बच्चों ना हो पाए। तो सामान्य अवस्था में, है ना, तो जो एफ का एफ डैश होगा इसको आंतरिक या प्रतिनयन बल कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो उसके अनुप्रस्थ काट पे भी ये बल काम करता है, इसका एरिया आपका ये हो जाएगा, भार आपका जो बच्चों mg काम कर रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चों लंबाई में परिवर्तन आपका आ जाता है l।
ठीक है। तो उसके हिसाब से देखें कि यदि किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर लंबाई में बच्चों परिवर्तन होता है तो प्रत्येकांक लंबाई में उत्पन्न परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को बच्चों अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। और नॉर्मली जो यंग प्रत्यास्थ गुणांक होता है बच्चों क्या होता है कि प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को बच्चों यंग प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य उसके संगत उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक बच्चों कहते हैं। तो ये फॉर्मूला है बच्चों हमारा, किसका फॉर्मूला ये वाला, यंग प्रत्यास्थ गुणांक, जिसको वाई से दिखाता है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक वायर है, इस वायर की लेंथ इस कैपिटल एल थी, आपने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से फोर्स आपने लगाया इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए पर, तो जैसे आपने बल लगाया तो यहाँ पर आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकल के आ जाता है बच्चों एफ अपॉन ए, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों इसकी विकृति निकल कर आ जाती है आपकी डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। तो जैसे ही बच्चों अब इस फॉर्मूले में यहाँ पर रखते हैं, आप इस वैल्यू को ध्यान देंगे, जैसे आप इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो बच्चों आपके पास आ जाता है एफ अपॉन ए अपॉन में डेल्टा एल अपॉन में एल, ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल आ जाता है, ठीक है। तो ये नीचे चला जाएगा, ये बच्चों आपको ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा y बराबर एफ एल अपॉन में ए इंटू डेल्टा एल, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपका ये यंग प्रत्यास्थ गुणांक आ चुका है, ठीक है। और अगर बच्चों यहाँ पे इसका मात्रक देखते हैं तो इसका बच्चों मात्रक क्या निकल कर आएगा, चूंकि लंबाई एल और लंबाई एल कट जाएगा, एफ बचेगा, आपका मात्रक बच्चों आपका न्यूटन हो गया और ए का मात्रक बच्चों आपका मीटर स्क्वायर होगा। तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक आएगा बच्चों आपका न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। और अगर इसकी विमा निकालें तो न्यूटन की विमा एम एल टी माइनस के 2 जाएगा, यहाँ पे बच्चों L2 जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो आपका जाएगा बच्चों एम एल माइनस 2, सॉरी एम एल माइनस 1 जाएगा, ठीक है, टी माइनस के बच्चों 2 जाएगा। और यदि बच्चों कई बार क्या आता है कि इसको इसके दरमियान या भार के पदों में कहता है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आप F बराबर एम जी रख सकते हैं और जो A होगा वो आपको होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो जैसे वैल्यू को रखेंगे तो आपका जाएगा y बराबर एम जी एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या है बच्चों, लंबाई में परिवर्तन, ठीक है। तो ये जो आपका निकल कर आया बच्चों, ये आपका निकल कर आया यंग प्रत्यास्थ गुणांक, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चले थे, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, ठीक है। अब आयतन बच्चों प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाते हैं, अभिलंबित बल लगाते हैं, तो अभिलंबित बल लगाने से उस पर दाब लगता है, दाब के लग जाने से उसके आयतन में या तो कमी होगी या वृद्धि होगी। दाब अगर बढ़ता है तो आयतन घट जाता है, दाब अगर बच्चों कम होता है तो आयतन आपका बढ़ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपके। जैसे ध्यान देंगे कि अगर आपके पास में एक बॉक्स यहाँ पर है और आप इस पर प्रेशर लगाते हैं तो ये चारों तरफ से कम होगा, उस केस में बच्चों यहाँ पर आपका आयतन घटेगा। लेकिन अगर आप इसको आयतन को बढ़ाते हैं, बढ़ाने वाला आयतन को घटाते हैं, चूंकि ऊपर की बाहर की तरफ लगा रहे हैं ना, तो उस केस में बच्चों आपका ये जो डॉटेड वाली लाइन आ रही है ये आपकी आयतन को बढ़ाते हुए दिखाती है, ठीक है। कि जब किसी वस्तु के सतह के प्रत्येक बिंदु पर समान लंबवत बल लगाते हैं तो इसके आयतन में परिवर्तन होता है, जबकि विकृति आकृति उसी प्रकार की रहती है। इस प्रकार की विकृति पदार्थ के सभी अवस्था ठोस, द्रव एवं गैस में उत्पन्न हो सकती है। वस्तु के प्रति एकांक आयतन में परिवर्तन को आयतन विकृति एवं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबित बल को बच्चों अभिलंबित प्रतिबल यानी नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। प्रत्यास्थ के अंतर्गत लघु विकृतियों हेतु अभिलंब प्रतिबल एवं आयतन विकृति के अनुपात को बच्चों आयतन प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। इसको यहाँ पर बी से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए तो आपका बच्चों फॉर्मूला बन जाता है कि यदि वी आयतन में किसी पिंड पर जब दाब लगाते हैं तो उसके आयतन परिवर्तन डेल्टा वी हो जाता है, और यहाँ माइनस लगाते हैं। माइनस बच्चों ये शो करता है कि अगर आपने दाब को बढ़ाया तो आयतन घटेगा, दाब अगर घटाया है तो आपका आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका P हो गया अभिलंबित बल, क्योंकि जो P होता है बच्चों आपको P बराबर आपका होता है F अपॉन A, ठीक है। तो आयतन विकृति क्या आपकी निकल कर आएगी, अभिलंबित बल बटे आयतन विकृति।
तो यहाँ पे आपका आ गया पी बी बराबर पी अपॉन माइनस के डेल्टा वी अपॉन वी। तो जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो बच्चों आपकी वैल्यू निकल के जाएगी माइनस के पी वी अपॉन में डेल्टा वी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा और v से भी कैंसिल हो जाएगा। जब इसके मात्रक के बारे में बात करेंगे बच्चों तो मात्रक इसका निकल कर आएगा p की वजह से। p क्या आपका f अपॉन है तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी वीमा जो भी हम निकाल चुके हैं, वीमा आपकी आई थी आपकी बच्चों ml माइनस के 1 t माइनस के 2। ठीक है, ये इसकी बच्चों वीमा निकल कर आई थी। ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि दाब में वृद्धि होने पर, दाब में वृद्धि यानी कि p के धनात्मक होने पर आयतन बच्चों कमी होगी और डेल्टा v के ऋणात्मक होने में दाब में कमी होती है। ठीक है, आपको बच्चों बस इतनी सी बात यहाँ पर याद रखनी है। और जब भी क्वेश्चंस करेंगे बच्चों आप ये ध्यान रखेंगे, इसको माइनस के चिन्ह को नहीं लेंगे। माइनस चिन्ह बस यहाँ पर ये बता रहा है कि दाब घट रहा है या दाब बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अब संपीड़िता। संपीड़िता कुछ नहीं बच्चों, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड़िता कहते हैं। तो आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के व्युत्क्रम को बच्चों संपीड़िता कहते हैं। तो इसलिए इसका मात्रक बच्चों बदल जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन और इसकी बच्चों विमा बदल जाएगी। यहाँ पे इसकी विमा जाएगी बच्चों आपकी m की पावर माइनस के 1 l और t की पावर 2। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर बच्चों ये याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक ये बातें क्लियर हो पा रही है तो अब आगे देख लेते हैं बच्चों अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक। अपरूपण गुणांक बच्चों या दृढ़ता गुणांक के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपसे तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पर ये बहुत सिंपल सा है कि प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को अपरूपण प्रतिबल क्या है बच्चों आपको याद होगा कि जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जो हमने बल लगाया तो बल लगाने से बच्चों उसका आयतन ना बदले, केवल उसका आकार बदल जाए, शेप बदल जाए। ठीक है, उसमें बच्चों कोणीय विस्थापन आ जाए, है ना। और अपरूपण विकृति के अनुपात को उस पदार्थ का अपरूपण गुणांक कहते हैं या दृढ़ता गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, जो आपका अपरूपण प्रतिबल जाता है वो जाता है आपका एफ अपॉन ए और अपरूपण विकृति यानी कि थीटा जाती है। तो फॉर्मूला बच्चों आपका यहाँ से बन जाता है एफ अपॉन ए, ठीक है, अपॉन थीटा या एफ एल अपॉन में डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल। तो यहाँ से ईटा की वैल्यू निकल कर आपके बच्चों आ जाती है ईटा बराबर आपका एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल। ठीक है, मात्रक इसका बच्चों यही रहेगा। मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूछ लेते हैं यहाँ पे कि दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है। कई बार क्वेश्चंस में आया हुआ है कि दृढ़ता गुणांक का मात्रक बताइए। तो दृढ़ता गुणांक का मात्रक बच्चों आपको याद रखना है यहाँ पे कि न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या पास्कल इसका मात्रक होता है। ठीक है, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक बच्चों आपको होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और वी में सूत्र बच्चों इसका होता है ml माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, तो मोस्टली अगर बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर में अगर आपने देखा हो तो जो आपके मात्रक निकल के आता है संपीड़िता को छोड़कर, वो सब जगह मात्रक आपका न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर आता है। और सब जगह बच्चों विमा आपकी एक ही विमा निकल कर आती है संपीड़िता की विमा को छोड़कर ml माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, तो चैप्टर बच्चों बहुत आपका इंपॉर्टेंट है वाला, इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, या आ जाएंगे। तो चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में, नए लेक्चर के साथ में। आज के लिए बच्चों बस इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग।